इधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी बद्दो ने फरार रहने के दौरान कई सबूतों को नष्ट कर दिया। धर्मांतरण मामले में यूपी के गाजियाबाद में केस दर्ज होने के बाद बद्दो 31 मई से फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए उसने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कई ठिकाने बदले। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार रहने के दौरान बद्दो ने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप में मौजूद गेमिंग ऐप से धर्मांतरण से जुड़े कई सबूतों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि कई अहम सबूत नष्ट भी कर दिए, क्योंकि उसे ये पता था कि धर्मांतरण से जुड़े सबूत उसे जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय तक रख सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान पुलिस को बद्दो के कुछ दूसरे नंबरों की भी जानकारी मिली जिन पर आए फोन कॉल की जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस उन तमाम लोगों का भी पता लगाने में जुट गई जिन्होंने इस दौरान बद्दो से बात की थी। और गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस महाराष्ट्र के ठाणे से फ्लाइट के जरिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ले आई। हालांकि दावा किया जा रहा था कि बद्दो को सड़क के रास्ते गाजियाबाद लाया जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने बद्दो को लाने का अपना प्लान बदल दिया और फिर उसे फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके से बद्दो को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे ठाणे की कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 15 जून के लिए बद्दो की ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को सौंप दी। सूत्रों का कहना है कि उस दौरान कोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने बद्दो को सड़क के रास्ते महाराष्ट्र के ठाणे से यूपी के गाजियाबाद लाने की बात कही, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा की वजह से पुलिस सड़क के बजाय बद्दो को फ्लाइट से लेकर गाजियाबाद पहुंची। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो के ईमेल से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। कुछ रोज पहले भी यह दावा किया गया था कि हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बद्दो को पाकिस्तान से मदद मिल रही थी और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर ही बद्दो ने गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की यह साजिश रची। धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा उठाने के लिए पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान साइबर सेल की टीम को कुछ ईमेल आईडी मिली जिनमें एक का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो ने किया था या नहीं, लेकिन ये पता लगाया जा रहा है कि बद्दो के तार क्या वाकई पाकिस्तान से जुड़े थे और अगर जुड़े थे तो उसे किस तरह से वहां से मदद मिलती थी। उधर यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने एक बार फिर वहां जोरदार हमला बोला और दक्षिणी यूक्रेन में भीषण हवाई हमले कर दिए जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। पुतिन की सेना के हवाई हमले के बाद यूक्रेन से एक वीडियो सामने आया जिसमें चारों तरफ भयानक तबाही नजर आई। इमारतों से आग की लपटें उठती दिखी और वहां मौजूद गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गईं। 40 सेकंड के वीडियो में दमकल कर्मचारी आग बुझाते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने एक 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइलें बरसा दी। ये इमारत दक्षिणी यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर में मौजूद है। वहाँ के मेयर ने जानकारी दी कि हमले के वक्त वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिनमें 3 की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राहत और बचाव में जुटे कर्मचारियों ने बताया कि कुछ लोग मलबे में भी दबे हो सकते हैं। रिहायशी इलाके पर हुए इस हमले को यूक्रेन ने रूस की तरफ से किया गया आतंकी हमला करार दिया। इस बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए 31 देशों की सेनाओं के गठबंधन नेटो ने अपने 74 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स ड्रिल शुरू कर दी। नेटो और रूस एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है तब से दोनों जंग के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में रूस को डराने के लिए नेटो अपने सदस्य जर्मनी के यहां एक्सरसाइज करने उतर गया जिसमें 25 देशों के करीब 250 विमान और 10,000 सैनिक 23 जून तक अपनी ताकत आजमाएंगे। जो जापान नेटो का हिस्सा भी नहीं है वो भी इसकी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। इस सैन्य अभ्यास के जरिए नेटो इस बात की प्रैक्टिस करना चाहता है कि कल को अगर रूस उसके किसी भी सदस्य देश पर ड्रोन या मिसाइल अटैक कर दे तो उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए भी नजर आए। बताया गया कि नेटो की एयर डिफेंडर 23 नाम की इस ड्रिल में लड़ाकू विमान नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर के ऊपर लगभग 2000 उड़ानें भरेंगे। इस वजह से जर्मनी में आम उड़ानें लेट भी हो सकती हैं। लेकिन जर्मनी में जारी नेटो के हवाई अभ्यास के जवाब में रूस ने भी जापान सागर में अपना दम दिखाया। रूस के इस सैन्य अभ्यास में उसके युद्धपोत और खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाते नजर आए, जिसका एक वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में जापान सागर में मौजूद रूसी जहाजों से बमों की बारिश होती नजर आई। इस दौरान रूसी वायुसेना के बड़े बड़े विमान समंदर में मौजूद उसके युद्धपोतों से उड़ान भरते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने ये सब नेटो को जवाब देने के लिए किया क्योंकि नेटो ने एक दिन पहले ही जर्मनी में अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की शुरुआत की है जिसे पुतिन के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि नेटो के इस ऐलान के बाद ही रूस ने जापान सागर में ड्रिल करने का फैसला लिया ताकि नेटो को अपनी ताकत दिखाई जा सके। इस बीच यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि जंग में जेलेंस्की की सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए नेटो हथियार बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बनाएगा। खबर है कि इस मुद्दे पर नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की गुरुवार को अहम बैठक भी होगी।
जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि जंग में जेलेंस्की की सेना को किस तरह जल्द से जल्द घातक हथियारों की सप्लाई हो सके। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक नेटो इसके लिए हथियार बनाने वाली कई कंपनियों पर दबाव बनाएगा ताकि युद्ध में यूक्रेन कहीं से भी कमजोर न पड़े। और युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दिए और इन देशों में मौजूद हथियार बनाने वाली कंपनियां लगातार यूक्रेन की जरूरतें पूरी करने में जुटी हैं। इसी तरह यूरोप के कई दूसरे देशों की कंपनियों ने भी हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया। लेकिन खबर है कि नेटो अब इन मददगार देशों पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा कि यूक्रेन को हथियार मिलने में देर न हो। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। बताया गया कि अमेरिका जल्द जेलेंस्की की सेना को बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजेगा ताकि यूक्रेन के जवान रूसी सेना के आगे कमजोर न पड़े। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के मैदान में यूक्रेन की कई स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही इसकी जानकारी अमेरिका को मिली उसने तुरंत यूक्रेन को स्ट्राइकर और ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप भेजने की तैयारी कर ली। ये दोनों ही अमेरिका की दमदार बख्तरबंद गाड़ियां हैं। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी तो बर्फ, कीचड़ और रेत हर तरह के रास्ते पर दौड़ सकती है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा गोला बारूद भी देगा। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 7 जून को कोर्ट परिसर के अंदर हुए संजीव जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव के घर वालों से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि विजय यादव पिछले 3 साल से मुंबई में रह रहा था और वो 3 महीने पहले ही अपने घर लौटा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई से यूपी के जौनपुर लौटने के बाद वो कुछ दिन तक घर पर रहा, लेकिन 11 मई को विजय यादव अचानक गायब हो गया और आरोप है कि 7 जून को उसने लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर पेशी पर आए गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मार दी थी। इसी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लखनऊ पुलिस जौनपुर में विजय यादव के घर पहुंची और उसके घर वालों से बातचीत की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने विजय यादव के माँ बाप और उसके भाइयों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं शूटर विजय यादव किसी गैंग से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि दावा यह किया गया था कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक आदमी की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में छिपा दिया गया। उसकी हत्या का शक दूसरे समुदाय के परिवार पर जताया गया। आरोप है कि हत्या करने के बाद शव को एक बोरे में भरकर जंगल में एक पत्थर के नीचे दबा दिया गया, जिससे किसी को घटना की जानकारी न हो। लेकिन शव से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसने जंगल से उस बोरे को बाहर निकाला, जिसमें पुलिस को एक आदमी के शव कई टुकड़ों में बरामद हुए। पुलिस ने उसकी पहचान हिमाचल प्रदेश के सिंगड़ी इलाके के रहने वाले 21 साल के मनोहर लाल के रूप में बताई। पुलिस ने जानकारी दी कि मनोहर लाल 6 जून से लापता था और उसके परिवार ने हत्या का शक दूसरे समुदाय के लोगों पर जताया, क्योंकि मनोहर लाल की उस परिवार की एक लड़की से बातचीत होती थी। इसी आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। मामले में अभी तक 3 संदिग्धों को हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है। मामला 2 समुदायों के बीच का होने की वजह से अब इसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी जुड़ गए। उधर पाकिस्तान में सरकार में मंत्री मरियम नवाज ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का जमकर मजाक उड़ाया। 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद वहां की सरकार और सेना ने जिस तरह से सख्ती बरती, उसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने इमरान खान से किनारा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और मौजूदा सरकार में मंत्री मरियम नवाज ने इमरान खान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इमरान खान पर तंज कसते हुए यह दावा किया कि कुछ दिनों में पीटीआई के नाम पर सिर्फ इमरान खान ही बचेंगे। साथ ही उन्होंने पीटीआई की हालत का मजाक बनाते हुए ये भी कहा कि इमरान खान की पार्टी एक रिक्शे में समा सकती है, क्योंकि अब पीटीआई में सिर्फ मुट्ठी भर नेता ही बचे हैं और उनका भी कोई भरोसा नहीं कि वो कब तक इमरान का साथ देंगे। मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ने 9 मई को पाकिस्तान में दंगे भड़काने की जो नाकाम कोशिश की, वो उनकी 26 साल की राजनीति को बर्बाद कर देगी। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी में है, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक रोज पहले इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 9 मई को हुई हिंसा में शामिल राजनीतिक दल और उनके नेता के खिलाफ सैन्य कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अगर इमरान खान के खिलाफ सेना के कानून के तहत कार्रवाई की गई तो उन्हें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा मिल सकती है। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि इमरान खान के समर्थकों ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बिल्डिंग समेत 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की थी।